मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं, आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है कि जेएनयू में क्या हो रहा है, इसीलिए यहाँ ज़्यादा तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग बड़ी मुश्किल से समय निकालकर, क्योंकि उनका एग्जामिनेशन है, छुट्टी आने वाला है, फिर भी वो प्रोटेस्ट मार्च में आए हैं। इसीलिए कुछ बात करना बहुत जरूरी है। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कैमरा यहाँ लगा रखा है। पहली बार ऐसा लगता है कि यह कैमरा हमारे यूज के लिए, क्योंकि वाइस चांसलर साहब हर बार ये गिनते हैं कि कितना लोग प्रोटेस्ट में आया है। वीसी साहब गिन लीजिए कितना बाजू कितना शरीर प्रोटेस्ट में आया है, क्योंकि आपको लगता था कि हम छुट्टी के समय कोई कार्रवाई करेंगे तो शायद स्टूडेंट्स सड़कों पे नहीं निकलेंगे। वीसी साहब, आप चमचागिरी करके वीसी हुए हैं, हम एग्जामिनेशन पास करके जेएनयू में एडमिशन। आप हमारे इंटेलिजेंसिया पे सवाल मत उठाइए, क्योंकि जब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और लेनिन की बात करते हैं तो हमको जेल में भी पढ़ने लिखने आता है। हम प्रोटेस्ट साइट पर भी बैठ करके अपना डिसर्टेशन लिखेंगे, अपना थीसिस लिखेंगे, अपना जो सबमिशन है उसको सबमिट करेंगे, अपना एग्जामिनेशन पास करेंगे। देख लीजिएगा आप हमारे हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का हाई लेवल ड्रामा अंततः खत्म हो चुका है। हाई लेवल ड्रामा क्या था? यही वो जगह है, और आप में से बहुत सारे लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ 11 फरवरी की। 11 फरवरी को जो प्रोटेस्ट किया गया, उसमें दो बात हमने साफ साफ वाइस चांसलर साहब को कहा था। हालांकि हमारे वाइस चांसलर साहब स्माइलिंग मोड पे रहते हैं, बोलते नहीं हैं। अगर साफ साफ ये बोल देते कि मैं स्मृति जी का पक्षधर हूँ भाई, तो शायद इनके खिलाफ आज ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते। बेचारे ये भी कंफ्यूज हो गए हैं कि ये वीसी हमारा है कि नहीं है। 10,000 का प्रोटेस्ट उसको भी कर दिया गया। ऐसे माहौल में हमने कहा था वीसी साहब को कि साहब फोन कॉल पे काम करना बंद कीजिए। आपके पास एक ऑर्डिनेंस है, जेएनयू एक एक्ट के तहत बना है, इसका अपना नियम कानून है, उसके हिसाब से काम कीजिए। आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, सबसे पहले यहाँ का स्टूडेंट आपके पक्ष में खड़ा होगा। लेकिन कहते हैं कि खुद की काबिलियत पे भरोसा होता तो ऐसे कैसे वीसी बनते हैं। तो वीसी तो बन गए हैं, जिसका खाया उसका गा रहे हैं। उन्होंने कहा हमने इंक्वायरी कमेटी बना दी है। हमने कहा बहुत अच्छा किया है कि आपने इंक्वायरी कमेटी बना दी है। जेएनयू हो या कोई विश्वविद्यालय हो, वो एक स्वायत्तशासी संस्थान होता है, एक ऑटोनोमस बॉडी होता है, उसके अपने रूल रेगुलेशन और प्रोसीजर होते हैं। अगर कैंपस के अंदर कोई अनुशासनहीनता की जाती है, इनडिसिप्लिनरी एक्शन किया जाता है, तो उसको देखने के लिए प्रोक्टोरियल बोर्ड होता है। हमने कहा कि आप प्रोक्टोरियल बोर्ड से इंक्वायरी कराइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम भी चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कौन डॉक्टर वीडियो बनवाया है वो सामने आ जाए, हम भी ये जानना चाहते हैं। लेकिन वीसी साहब हमारा कहाँ सुनने वाले थे। मजेदार बात ये है कि वीसी साहब को उस वक्त की HLEC जिसमें 3 मेंबर हुआ करते थे, उन सारे मेंबरों का नाम भी नहीं पता था। वीसी साहब ने कहा कि आप जाकर के जुत्सी सर से पूछ लीजिए। मैं कंफ्यूज हो गया कि ये जुत्सी हैं कि वीसी हैं। मैं गया उनसे पूछा कि सर कौन कौन लोग हैं इंक्वायरी कमेटी में। उन्होंने कहा तुम लोग मीडिया को बता दोगे। हमने कहा सर हम नहीं बताएंगे, ये काम कोई और करता है, वो आपसे ये काम हम नहीं करेंगे, आप नाम बता दीजिए। उन्होंने कहा 3 मेंबर कमेटी बनाए हैं और उसके हेड राकेश भटनागर हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया सवाल है सर, आप इंक्वायरी करेंगे सब पे और मेंबर आपने सिर्फ मेल मेंबर रखा है कमेटी के अंदर। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि कमेटी के अंदर सेक्शनल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। उसके अंदर महिला मेंबर होना चाहिए, उसके अंदर माइनॉरिटी कमेटी का एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसके अंदर
PHBH का एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और उसके अंदर SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि हम एक पैटर्न देख रहे हैं पूरे देश के अंदर। यह जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का तमाशा चलता है, ये वही कमेटी है, ये उसी का तमाशा है जिसके तहत साथी रोहित आज हमारे बीच नहीं है। इसीलिए हम बार बार जान देकर नहीं सीखना चाहते हैं, बिना जान दिए भी कुछ सीखना चाहते हैं। तुम हमने कितने रोहित मारोगे? रोहित निकलेगा। इसीलिए हमने ये सवाल उठाया कि कमेटी को आप लोकतांत्रिक ढंग से गठित कीजिए। VC साहब ने फिर गर्दन हिलाया और कहा हम देखते हैं, और अगले दिन सुबह सुबह अरेस्टिंग हो गई और आकर के हमने HLEC देख लिया कि उसके अंदर जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स यूनियन का डिमांड था उसको एड्रेस नहीं किया गया। आने के बाद काउंसिल मीटिंग बुलाई गई स्टूडेंट्स की, जिसमें ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी में सेक्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अदरवाइज हम कमेटी की रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। और वही हुआ, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी के अंदर सेक्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया और आनंद फानन में उसका रिपोर्ट दे दिया गया। मजेदार बात देखिए, जब उनसे पूछा गया कि साहब विद्यार्थियों को अपना पक्ष कहने का मौका क्यों नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि हमने स्टूडेंट्स को बुलाया था, स्टूडेंट्स आए नहीं। हमने कहा कि स्टूडेंट्स जरूर आएंगे अगर आप स्टूडेंट्स के डिमांड को मान करके कमेटी को आप डेमोक्रेटाइज कर देंगे। उससे भी मजेदार बात यह हुई कि 2 साथी जेल में थे, वहां पे उनको शोकॉज दे दिया गया और उनके जेल से आने से पहले ही इंक्वायरी कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया। अब देखिए, ये कहते हैं कि विद्यार्थी आए नहीं, विद्यार्थी थे ही नहीं तो आते कैसे? विद्यार्थी जेल में थे और जब वो आए तब तक रिपोर्ट सबमिट हो चुका था और उस रिपोर्ट के आधार पे वो जो 2 स्टूडेंट्स जेल में थे उनको सबसे ज्यादा पनिशमेंट दिया गया है। आप ही बताइए कि ये हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट बाइस्ड है कि नहीं है? ये सवाल मैं VC साहब से पूछना चाहता हूँ। अपने आप में उसका गठन, उसका रिपोर्ट देने में हड़बड़ी और उस रिपोर्ट के आ जाने के बाद एक खास मौके का इंतजार। जब कैंपस के अंदर एग्जामिनेशन शुरू हो गए हैं, जब कैंपस के अंदर छुट्टियां होने वाली है, आनंद फानन में वाइस चांसलर साहब ब्रश करने के बाद पहला काम किए कि साइन किए एक्शन पे आकर के, और जो एक्शन लिया गया है उसकी भी कहानी सुन लीजिए। इससे पहले अभी जो चीफ प्रॉक्टर साहब हैं, उससे पहले के जो प्रॉक्टर थे, उन्होंने इसी सवाल पे रिजाइन कर दिया कि जब मैं कमेटी का मेंबर नहीं हूं तो मैं फाइन डिसाइड नहीं कर सकता। और ये तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हैं उस बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है और आनंद फानन में एक खास मीडिया सेक्शन के द्वारा ये बात फैलाने की कोशिश की जा रही है कि अंततः एंटी नेशनल कोट एंड कोट लोगों पर कार्रवाई की गई। कितनी अच्छी बात है। मामला न्यायालय के अधीन है, संविधान और लोकतंत्र की लोग बात करते हैं। अभी न्यायालय ने अपना फैसला नहीं सुनाया है, लोगों को जमानत पे बाहर छोड़ा है और उससे पहले ही हमारे बगल में कुछ भक्त लोग बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं देशभक्तों और देशद्रोहियों की एक सी सजा दी जाए। अब किसको कहोगे भाई? अब बोलो, कुछ तो कहो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ कहने को है नहीं। तुम बार बार ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो कि इस देश के अंदर एक झंडा जिसके पास है, जिसका रंग भगवा है, वही नेशनल है, और वो झंडा जिसके पास नहीं है वो सब एंटी नेशनल है। आज एक पर्चा निकाला है हमारे साथियों ने। अच्छी बात यह है कि पता नहीं किसके दबाव में, हो सकता है अभी एडहॉक पे कुछ पोस्ट निकलने वाला हो DU में, हो सकता है कि कोई परमानेंट बहाली हो कहीं पे, तो इनकी संख्या 10-12 हो गई है। वो गिन लिए होंगे कि कितनी की बहाली आने वाली है, उसके हिसाब से भक्ति दिखा रहे हैं। लेकिन भक्ति है इनकी मोदी की और ये कहते हैं देश की। ये बहुत मजेदार है। तो ये देश की भक्ति दिखाते हुए आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूट को कोट किया है और उसमें बताया है फंडामेंटल ड्यूटी क्या है। बहुत अच्छी बात है कि आपको कम से कम अब फंडामेंटल ड्यूटी समझ में आ रहा है। आपको ये ड्यूटी उस वक्त नहीं समझ में आया था जब देश के लोग आजादी के लिए आंदोलन लड़ रहे थे, तब आप अंग्रेजों की जासूसी कर रहे थे। चलिए, देर से ही आए हैं, पता नहीं कितना दुरुस्त आए हैं, पता चल जाएगा।
अभी 10-12 दिन अगर हंगर स्ट्राइक खिंच गया तो इनका प्रोटीन का लेवल इनको पता चल ये पहली बार गलती से एक्सीडेंटल जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और हम लोग हमेशा इस कैंपस के सवाल पे हंगर स्ट्राइक करते रहे हैं। ये हंगर स्ट्राइक साथियों इस कैंपस के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को बचाने के लिए हंगर स्ट्राइक नहीं है। ये कैंपस के अंदर जो सोशल जस्टिस का सवाल है, जो जेंडर जस्टिस का सवाल है, जो वाईफाई का सवाल है, जो हमारा बेसिक इशू है, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो वाईफाई हो, चाहे हेल्थ सेंटर हो, उन तमाम सवालों को जो डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है HLEC के नाम पे, उस सवाल को ग्राउंड करने के लिए ये हंगर स्ट्राइक किया जाएगा। खुद को बचाना होता और खुद के बारे में अगर सोच रहे होते तो शायद फाइन भर दिए रहे होते। कभी अपने कैरियर के बारे में नहीं सोचा ABVP के मित्रों। तुम जो है कैरियर के लिए कुछ करते हो, हम समाज और देश के लिए कुछ करते हैं इस बात और इसीलिए आज के दिन यह जो प्रोटेस्ट मार्च है, जब हंगर स्ट्राइक में कल्मिनेट होगा तो हमारा सवाल होगा कि कैंपस के अंदर डिप्राइवेशन पॉइंट को लागू किया जाए डेमोक्रेटिक तरीके से। हमारा सवाल होगा कि OBC रिजर्वेशन को ठीक से इंप्लीमेंट किया जाए। इस कैंपस के अंदर सोशल जस्टिस को इंश्योर करते हुए वाइवा के मार्क्स को कम किया जाए। हमारा सवाल होगा कि हॉस्टल लिस्ट में एक स्टूडेंट्स का नाम दर्ज होना चाहिए और हॉस्टल का काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। हमारा सवाल होगा कि इस कैंपस के अंदर बस फैसिलिटी, हेल्थ सेंटर की फैसिलिटी और वाईफाई को जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। ये हमारा सवाल होगा, क्योंकि आपकी ये फितरत है। वोट लेंगे विकास के नाम पे, 15 लाख रुपया खाते में भेजने के नाम पे, और आते ही पहली साल कहेंगे अपनी माता, दूसरी साल गाय माता, तीसरी साल भारत माता, चौथी साल पता नहीं कौन सी पर्वत माता, समुद्र माता हो जाएगी। अगर आपको माता का इतना ही ख्याल है तो एक बार ट्वीट कर दीजिए अपने ABVP के लिए कि ये मेरे ABVP JNU के साथियों, कभी महिलाओं के डिप्राइवेशन पॉइंट के लिए भी हंगर स्ट्राइक कर लिए होते, तब तुमको पता चलता कि माता के लिए लड़ना क्या होता। कभी इस कैंपस के अंदर बाबा साहब का नाम ले रहे हैं आजकल, ये कहना जरूरी है। बहुत दिनों बाद याद आई है इनको भीम